नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रियंका दर्शिता जी, जो कैमूर की बेटी हैं और प्रयास कर रही हैं कैमूर की स्थिति को बदलने की। इसके लिए पिछले 1 महीने से लगातार कैमूर के हर गलियों और गांव में घूमकर कैमूर की स्थिति को जान और समझ रही हैं। इसी के साथ यहाँ के हालात को हम इनसे जानेंगे और समझेंगे। आइए हम बेहतर तरीके से इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखने का मौका दिया है। उम्मीद है कि जो हमारा अभी कन्वर्सेशन होगा, जो भी हो 15-20 मिनट का, वो सार्थक हो और जनता के लिए कुछ, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मैसेज देने का काम करें। मेरा नाम प्रियंका दर्शिता है और मैं एक एनवायरमेंटल रिसर्चर हूँ और मैंने पिछले 2-3 सालों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है और हमने समझने की कोशिश की है कि जो पॉलिटिक्स की जो पर्यावरण को लेकर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, वो किस हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लोगों में कितनी जागरूकता है और भारत में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत एक ठोस कार्रवाई कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो उसकी असलियत जानने की मैंने कोशिश की है। और यकीन मानिए, जो हमारे सामने सच्चाई उभर कर आई है वो वास्तव में बहुत ही बदतर है और बहुत ही शॉकिंग है। एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, आप कितने दिनों से कैमूर में हैं और किस उद्देश्य से कैमूर में आई हैं? सबसे पहले तो रशीद, आपने कहा कि कैमूर की बेटी, तो बेटियों का क्या काम होता है? बेटियों का काम होता है घर की साफ सफाई, घर की देखभाल, घर की प्रॉब्लम्स क्या है उसको कैटेगराइज करना और घर को सजाना संवरना। जो बेटियों का काम होता है घर की आंगन को खूबसूरत बनाना। तो बिल्कुल उसी उद्देश्य से मैं आई हूँ और उसी पर मैं काम करी और मेरा मोटिव भी वही है। जिस तरीके से आपने कहा कि कितने दिन हुए, अमूमन 1 महीना हो चुके हैं मुझे आए हुए और 1 महीना में जितना भी मुझे हो सका है मैं ग्राउंड पे गई हूँ, हकीकत देखने का प्रयास किया है, लोगों से बात करी है, मैंने उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और ग्राउंड की समस्याओं को समझने का हमने प्रयास किया है। खासतौर पे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से तो समझने का प्रयास किया ही है, हमने सोशल पर्सपेक्टिव से भी समझने की कि सामाजिक समस्याएं क्या है, राजनीतिक समस्याएं क्या है, लोग क्या सोचते हैं, वगैरह वगैरह। आप लगातार कैमूर में घूम रही हैं जी, मैंने देखा है, आप गांव पहुंची हैं और वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। अगर कहीं कैमूर में समस्या है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये तो बहुत बड़ी सवाल कर दी आपने कि कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, कोई एक चीज़ तो है नहीं कि हमने कोई बीमारी और हमने टॉनिक दे दी, आपने पी लिया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, हम ठीक हो गए। क्योंकि जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे वो बहुत रूट तक हैं, आप समझ रहे हो ना, डेप्थ में हैं, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही अंदरूनी बीमारी है। तो कह देना कि आप क्या, वो तो नेताओं वाली काम हो जाएगी ना कि हमने फला या मुँह का मुख हमने पॉलिसीज मतलब कि लागू कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन किया, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व है। लेकिन ग्राउंड पे हम क्या करें कि इतनी योजनाओं के बाद, इतनी प्रशासनिक व्यवस्था होने के बाद, हमारा एक पॉलिटिकल व्यवस्था होने के बाद समस्याएं जस की तस है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि 79 कहेंगे ना, 79 स्वतंत्रता दिवस। लेकिन जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन क्या किसी ने फोकस किया कि भभुआ की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है? उस दिन भी किसी घर में कोई औरत पर वो क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा हो रहा होगा, किसने किसी बेटी के साथ कुछ वो क्या कहते हैं, गलत चीजें हो रही होंगी इस देश में। क्योंकि आप अगर आप रेप की बात करें तो हर प्रति मिनट आप आंकड़ा देख लो, कहीं ना कहीं करप्शन का मामला चल रहा होगा। आप उस दिन दलित बस्तियों में गए, दलित बस्तियों की स्थिति तो कुछ नहीं बदलाव हुआ, लोग झंडा फहराने में मग्न थे, मिठाई खा रहे। आपको एक चीज बताता हूं जी, मैं दलित बस्तियों की बात जहां आपने की कि अभी भी भभुआ में झंडा जो जगजीवन स्टेडियम में फहराया जाता है, वो माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा, जो अभी प्रेम कुमार जी हैं, उसके बाद एक दलित बस्ती में जाकर भी झंडा फहराया जाता है, वो चिन्हित होता है जी। लेकिन वो सिर्फ झंडा फहराया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और उसके बाद वो वहीं फिर उनको उनके हालात पे छोड़ दिया जाता है। तो उस दिन भी आप कई बस्तियों में गई होंगी, आपने देखा होगा झंडा फहराने के बाद क्या स्थिति? बिल्कुल वही तो, और यही नहीं रशीद जी, मैं जब पिछली दफ़ा 2023 की हम बात कर रहे हैं,
जब हम वहाँ पे बेंगलोर में स्टडी कर रहे थे, बेंगलुरु में जब हम अपना रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ भी एक झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती थी। स्पेशली मैं उसको ट्रैक करने की कोशिश की थी, वहाँ पे गई थी। बच्चों के हाथ में तिरंगे थे, सबके हाथ में तिरंगे थे। वो झुग्गी झोपड़ियों के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या मना रहे हो, कुछ तो शर्मा कर भाग गए। कुछ ने कहा, जो थोड़े सा समझदार थे, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त क्या है, आज़ादी का दिन है। लेकिन उन्हीं की पेरेंट्स से, उन्हीं की गार्जियन से हमने बात की, उनकी स्थिति जानने की कोशिश की। न पीने की साफ पानी की व्यवस्था है, न साफ सफाई का नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था है। वहाँ पे क्या कहते हैं, बेंगलुरु में क्या है कि बीबीएमपी काम करती है, बृहद बेंगलुरु महापरिषद जिसको कहा जाता है, नगर पालिका। और वहाँ की करप्शन की मैं आपको बात बताऊँ, आप जानोगे तो शॉक हो जाओगे, भभुआ भी आपको फेल लगेगा। नगर पालिका का हम जहां भी बात, चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि उस दिन भी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन स्थितियां जस की तस है। मैं जब गुजर रही थी बाइक से हर एक क्षेत्रों में, तो कहीं कहीं झंडा है, लेकिन क्या गुटखा उसी तरह बिका जा रहा है। मतलब जहाँ नल निकासी की प्रॉब्लम्स थी उसी तरीके से है, प्लास्टिक कूड़ा उसी। हम किस तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं यार। मैं तो सोचती हूँ कि अगर आप 15 अगस्त सेलिब्रेशन कर रहे हो तो उस तिरंगे के साथ कुछ सार्थक तरीके से उसका सेलिब्रेशन होना। मैंने तो सोचा था कि इस बार हम कैमूर में एक नए तरीके से 15 अगस्त का सेलिब्रेशन करेंगे। उस दिन हम हरित मतलब कि एक कैंपेन करेंगे, लोगों को समझाएंगे, घर घर जाएंगे, दुकानदारों से सवाल करेंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, मतलब सफाई एक अभियान शुरू करेंगे। कुछ लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि हम गुटखा नहीं खाएंगे, हम खैनी नहीं खाएंगे, गुटखा वालों को जागरूक करेंगे। मतलब जितना हो सके एक सार्थक तरीके से पता चलना चाहिए कि हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। लेकिन क्या वही घिसी पिटी हम लोग डांस करते हैं, राष्ट्रभक्ति गाना लगा देंगे, वही की वही चीजें, शाम तक वही खत्म। जैसे लगता है कि एंटरटेनमेंट है हमारे लिए, एक उत्सव का सेलिब्रेशन है, जो किसी से मुझे बिल्कुल बिल्कुल रास नहीं आती है। आपकी जो सोच है जी, और समाज को बदलने का जो जज्बा है आपके पास, आपको पता है कि इसके लिए आपको एक पावर की ज़रूरत होगी। तो क्या ये सवाल करना आपसे सार्थक होगा कि इस भविष्य में क्या आप समाज सुधार के लिए सत्ता में आएंगी, या किसी चुनाव को लड़ने का कोई इरादा है आपका? ये जो चुनाव वाला है ना, ये प्रश्न, ये मेरे घर में भी चलता है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स भी। ये एक ऐसा प्रश्न है ना कि जब से मैं आई हूँ लगातार लोग दागे जा रहे हैं कि मैडम क्या बात है, इतना लाइमलाइट में आ रहे हैं, बातें करिए, चुनाव लड़ना है क्या। तो थोड़ा क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करने के लिए चलता है तो क्या उसका मोटो यही रहता है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। और चलो मान लो चुनाव लड़ना भी चाहता, तो क्या आप नहीं चाहते कि एक अच्छे लोग राजनीति में आए। तो प्रश्न ये है ही नहीं, प्रश्न ये है मेरे चुनाव लड़ने का। तो देखिए, मैं आजीवन अपने आप को रिसर्च स्कॉलर कहलाना पसंद करूंगी। मुझे डॉक्टर भी कह सकते हैं लोग, लेकिन मैंने ठाना है कि मैं हमेशा अपने साथ डॉक्टर नहीं लगाऊंगी, रिसर्चर ही लगाऊंगी। क्योंकि जो एक रिसर्च है ना, हमारे यहाँ उसको सत्य अनुसंधान वेत्ता कहा जाता है, जो सत्य तक पहुँचना चाहता है, या उसको आप स्कॉलर्स भी कह सकते हैं, आप आचार्य उसको हमारे भारतीय दर्शन में कहा जाता है। तो जो एक पदवी है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आजीवन सत्य तक पहुँचना चाहती हूँ, तो मैं रिसर्चर ही कहलाना पसंद करूँगी। और परिस्थितियाँ तय करेगी ना रशीद। अगर लगेगा, कहते हैं ना कि यू हैव टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू इन्वॉल्व द सिस्टम। तो अगर चेंज करने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ा सिस्टम में, तो देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। और वैसे भी राजनीति में तो हम सब ना कहीं तरीके से ना, आप भी ये सवाल कर रहे हैं, क्या है राजनीति से बाहर की चीज थोड़ी है। हम यहाँ पे बैठे हैं, ये प्रश्न सवाल स्टेट से रिलेटेड है, सिटीजन से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है। तो हम तो राजनीति पे ही बहस करें ना, हम तो राजनीति में शामिल हैं। देखिए, अरिस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति राज्य के अंदर है वो राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। वो जो बाहर है ना, जो समाज से बाहर है, जो स्टेट से बाहर है, जिनको पॉलिसी प्रभावित नहीं करती, तो आप उसे कह सकते हो राजनीतिक प्राणी नहीं है। या तो वो पशु है, या तो कोई बहुत पहुंचा हुआ ऋषि है। तो हम लोग जब स्टेट में हैं, स्टेट की पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज हमको प्रभावित कर रही है, तो हम लोग साफ तौर पे हम लोग राजनीति से प्रभावित हैं। और हम लोग तो आवश्यकता पड़ने पे अगर वैसे ही परिस्थिति बनी तो समाज को सुधारने के लिए, समाज के उत्थान के लिए राजनीति में आया जा सकता है। अभी इस पे मतलब ये साफ नहीं कहा जा सकता है कि आएंगे ही, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे आ सकते हैं। अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। सोशल मीडिया में आप लगातार एक्टिव हैं जी, और जितने भी हालात हैं कैमूर के, गांव के, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। तो सोशल मीडिया में लगातार आपके पोस्ट पर वाद विवाद जनता से होते रहते हैं। अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है कि जो जनता वाद विवाद आपसे पोस्ट के द्वारा कर रहा है, जमीनी स्तर पे अगर आपका विचार उनसे मिलता है तो आपके साथ खड़े होंगे? क्या लगता है? ये तो मैं निरंतर अपने आप से ये प्रश्न करती हूँ, और कि जितने लोग मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जब मैं आवाज़ दूंगी किसी बदलाव के लिए, तो कितने लोग साथ में आ पाएंगे।
मैं तो खुद ही कंफ्यूजन की स्थिति में, मैंने तो सोचा था, मैं जब जैसे ही आई थी तो मैंने सोचा था कि एक मीटिंग बुलाऊं, लोगों से इंटरेक्शंस करूं, बात करूं और कैमूर की जो समस्याएं हैं उस पर हम वाद विवाद करें। क्योंकि जब मैं वहाँ पे स्टडी, आप कहते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, रिसर्च में मैंने रोहतास के एरिया को अपने डाला हुआ है। मैं यहाँ पे बहुत पहले से हूँ, आपको नहीं पता, मैं आती रही हूँ यहाँ रिसर्च करने के लिए। करवंदिया पहाड़ जो है वो मेरे रिसर्च का हिस्सा है, ठीक है। और जो रोहतास में जिस तरीके से वन आवरण घटे हैं, पहाड़ों को काटा गया है, हरियाली को प्रभावित किया गया है, जो वहाँ पे वृक्षों का जो कटाई हुई है, वहाँ लोगों से मैंने इंटरव्यूज दिए थे, बात की थी, तो आना जाना मेरा हुआ है। इनफैक्ट मैं तुतला भवानी भी गई, वहाँ का भी एनवायरमेंटल स्थिति देखी, वहाँ भी कूड़ा कचरा, मतलब आप समझ रहे हो, एक टूरिस्ट बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि इस जो है आपका ये कैंपस, इसमें प्लास्टिक फेंकना मना है, गंदगी फैलाना मना है, लेकिन वहाँ घूमने वाले लोग वहाँ भी गंदगी का जो आडंबर लगा कर रखे हैं वहाँ भी कम नहीं है। तो मैं ये क्या सवाल किया था आपने कि हाँ लोग आएंगे कि नहीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब पोस्ट देखा था कुछ लोगों का, तो कुछ लोगों ने कहा कि चैनपुर में कोडर में पानी सिंचाई संकट की जो सबसे ज़्यादा मुझे खास प्रभावित किया था, यहाँ किसानों की सिंचाई संकट का जो प्रश्न था। तो ये मेरे रिसर्च का हिस्सा है। मैं जानती हूँ कि अगर सिंचाई की समस्या है तो वहाँ क्या है, रूट प्रॉब्लम्स क्या है, उसको स्टडी करने के लिए आई थी और मुझे लगा था कि लोग इसका बाकायदा साथ देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो कुछ लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लोगों का इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा है। मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश की कि वहाँ पे हम लोग चलते हैं कुछ करने की, कुछ खास उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। जबकि लोगों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अभी चुनाव का समय है मैडम, कौन आ रहे हैं पार्टी से, और लगातार पोस्ट पे आप यही देखोगे अमुक बाबू आ रहे हैं, उनको जिताना है, अमुक बाबू कहीं उस पार्टी से तो नहीं आ रहे, और लोग हंस रहे हैं, इमोजी अजीब अजीब तरीके का डाल रहे हैं। आपकी सोच क्या बस नेताओं भर है, कौन नेता आ रहा है, क्या नेताओं के आने से उनके चुनाव लड़ने जितने से आपकी तकदीर बदल जाएगी? अगर ये बदल जाती तो हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं ना, क्यों नहीं बदल जा रही है? आपकी समस्या, आपकी तकदीर, आपके क्षेत्र की तकदीर, इस भंवर से बाहर निकलिए, ठीक है ना, इस भंवर में फंसने की जरूरत नहीं है। कैमूर में आपके अभी तक के सफर में जी, कितना विकास दिखाई दिया है, कितना विकास हुआ है कैमूर में? विकास, सबसे पहले ऋषि तो विकास को ही हमें समझना होगा कि क्या विकास है। अगर विकास की आप बात कर रहे हैं तो विकास क्या है, हमें सिर्फ कैमूर के ही, चलिए कैमूर के पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एक दो लाइन में मैं अपनी बातों को पूरे ऑल ओवर भारत के विकास की बात करना मैं चाहूँगी। भारत बहुत ही डंका पीट रहा है कि हम विकसित हैं, तो विकास का पैमाना भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि विकास का पैमाना क्या होता है। हमें लगता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ही सिर्फ एक राष्ट्र का विकास हो जाता है। एक्सप्रेसवेज, ड्रेन, मतलब कि इकोनॉमिक कॉरिडोर खड़ा कर दिया हमने, सीएस की स्थापना कर दी, ये बड़े बड़े हाईवे जिसके भी भारतमाला आ रहा है, भारतमाला को ही आप देख लिए, वहाँ पे किसानों की मर्जी के बिना, चलो मर्जी से तो उन्होंने ज़मीन दे दी, लेकिन अभी तरीके से उनको फसलों को रौदा गया है, वहाँ क्या है, नैतिक दायित्व तो बनता था सरकार की कि पहले उसको अपने विश्वास में दें, उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि हम उनको जानवरों की तरह हटा रहे हैं। वही आप विकास देख लो, बच्चे और छात्र जब रोड पे निकलते हैं अपने हक की मांग के लिए, कोई अधिकार के लिए, प्रशासन उन पे लाठियां चलाने लगती है। लोग जब नर्मदा आंदोलन करने के लिए मेघा पाटेकर जैसी जब समाज सेविकाएं आई, पर्यावरणविद, आप चिपको वाली घटना हमें याद आ गई, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करना, उन पे मतलब कि आप जीडी अग्रवाल की बात कर लीजिए, वो तो मुझे लगता है भारत सरकार के अंतर्गत ही प्रदूषण विभाग में कार्यरत थी। उन्होंने विकास को बहुत अच्छी तरीके से देखा, उन्होंने सरकार से कई बार आरटीआई उन्होंने की, रिट फाइल की, उन्होंने कहा कि देखिए जो विकास का ढर्रा है बहुत ही अच्छा, इससे हमारी गंगा को क्या नुकसान पहुंच रहा है, बंद कीजिए। उन्होंने 111 दिन का आमरण अनशन किया, कौन सुना उनका, अंततः 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। तो विकास का जो हमारा पैमाना है, देखिए विकास का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, निम्नतर से उच्चतर की ओर बढ़ना। तो उसमें सिर्फ एक थोड़ी होता है कि हम भौतिक मतलब कि हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्थिक अवसंरचनाओं का हमने निर्माण कर दिया, हमने सिर्फ रोड से पाट दिया। अरे कम से कम लोगों का जो बुनियादी सम्मानपूर्ण रूप से उनको जो मिलना चाहिए, बुनियादी जीवन की आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। कैमूर की आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर कैमूर का विकास हुआ होता तो 50 वर्ष से जो ये शोषित है, दलित है, जो इनकी है, इनकी स्थिति क्यों नहीं बदली? मैं तो वहाँ गई औरतों से बात करूँ तो कह रहे कि 50 वर्ष से हमारी इसी तरीके से है। ये जो शमकिल्ला मुझे दिखा रही थी, वो बेचारी किस तरीके से वो अपना जीवन ये लोग यापन कर रहे हैं, प्लास्टिक का छत बना हुआ जी जी हाँ। और आप विकास कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सोनोफिक्स पीने लगे, हमारा विकास है? नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात, कभी वो ग्राउंड पे आकर बात करें, हमारा प्लास्टिक कहाँ पहुंच गया है, हमारा विकास है? नदी, पोखर, तालाब, नहर कहाँ नहीं चला गया, हमारा विकास है? पूरा कैमूर पटा हुआ है। मुझे तो कैमूर में कहीं विकास नहीं नजर आता, कहीं नहीं। किसान क्या है बेचारे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन क्या कहते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे, उनको सही समय पे खाद नहीं मिल रहा है,
खाद मिल रहा है, खादों के लिए भी मारामारी है। लोगों में, गरीबों तक उनके जो सही स्कीम्स है वो नहीं पहुंच पा रही है। लोगों में पता ही नहीं है। मैं दलित बस्तियों में गई, मुसहर टोली में या जो भी, उनको पता ही नहीं कि उनकी मतलब उनके अधिकार क्या है, सरकार उनके लिए क्या योजनाएं लागू कर रही है। ये जो विकास का पैमाना है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि शिक्षित हैं या जो ऊंची पदवी पे हैं, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। हमारा विकास का पैमाना है और मुझे नहीं लगता कि कैमूर में मुझे कुछ विकास तो दिख ही नहीं रहा है। आपको दिख रहा तो आप बताइए। कैमूर में आप जिस विधानसभा भगवानपुर में की बात मैं कर रहा हूँ, उस विधानसभा और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी जो कि मैं हमेशा से जोड़ती आ रही हूँ कि ये कैसा विकास है कि लोगों को पता नहीं कि उनका जनप्रतिनिधि का नाम क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वोटिंग कैसे होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए और वहाँ की औरतों से आप पूछिए कि आपका एमएलए कौन है। यहाँ तक कि पढ़ने वाली बच्चियाँ अच्छी खासी है, हायर सेकेंडरी लड़कियों से मैंने बातचीत करी, वो मुस्कुरा देती हैं, शर्मा जाते हैं, उनको पता नहीं उनका विधायक कौन है। हाँ, मुखिया वार्ड उनको पता है, वो भी कुछ लोगों को पूछ लेती है हमारा मुखिया कौन है जी, तो हमें बताते हैं कि हमारा मुखिया कौन है। बिल्कुल। मैं अब कैमूर की बात कर रहा था कि कैमूर में अभी तक आप जहाँ जहाँ भी गई, दलित बस्तियों में गई हैं, आपने दलित बस्तियों की स्थिति को देखा है, आप विभिन्न कॉलेजों में गई हैं, वहाँ शिक्षा की स्थिति को देखा है। शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? कैमूर में शिक्षा का क्या स्थिति है? पढ़ाई जो स्कूलों में हो रही है, बच्चे सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं, इतने शिक्षकों की भर्तियाँ हुई हैं, इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, तो यूँ हवा में बात करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग रिसर्चर से तो हम समझते हैं कि ग्राउंड जो समझना पड़ता है, एक अच्छा खासा स्टडी करना पड़ता है इस चीज़ में जाकर। चूँकि मैं भी 1 महीने आई हूँ, तो लोगों से मैं गई थी कॉलेजेस, एसपीपी कॉलेज, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज, वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर से भी मैंने बात की। एक अच्छा 1-2 घंटे की बात हमारी चली है। उनका यही कहना है कि पॉलिटिक्स चलती है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कैंपस में, नो डाउट वो पढ़ाने के लिए प्रोफेसर तैयार है, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं किनकी सुनूं? और जब मैंने बच्चों से बात की तो बोलते हैं कि क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं होता मैम, हम लोग को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो दोनों तरफ से लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद स्कूलों की बात करी तो क्लासेस तो मैंने देखा कि ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर जो स्कूल का है, बच्चे भाग जा रहे हैं, सही समय पे आ नहीं रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और उन बच्चों में जो एक होना चाहिए ना कि शिक्षा के प्रति एक नैतिकता, जी हाँ, जागरूकता, वो फैलाने की जरूरत है। और शिक्षकों को भी अपने कर्तव्य बखूबी निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बच्चों पे बोरियत कम महसूस हो रही है जब वहाँ से आप कुछ सृजनात्मक तरीके का अगर पढ़ने का स्टाइल आप कायम करें तो वो एक फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी और मुझे कोई विशेषता, अगर आपको कुछ विशेषता अगर इसके बारे में जानकारी हो कि बच्चे किस तरह की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, शिकायत तो मुझे यही मिली है। मैं गई थी वहाँ पे, कसेर का भी कॉलेज है और भी कुछ कॉलेजेस यहाँ दुमदुम वगैरह गए, तो उपस्थिति तो मुझे ठीक ठाक रही, लेकिन यहाँ वो भी शिकायतें मिली हैं कि बच्चे अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। हमारा एक विधायक जी का पंचनामा शो चल रहा है, इसके दरमियान कल हम एक गाँव में पहुँचे थे। जी जी। उस गांव में एक बच्चे से मैंने एक सवाल किया कि आप किस क्लास में? बोला 9th में। पढ़ाई होती है? यहाँ होती है। मैंने उससे एक सिंपल सा ट्रांसलेशन पूछा कि मैं घर जाता हूँ, उनका ट्रांसलेशन बता दो। वो नहीं बता पाया। तो ये हमारी शिक्षा का स्तर है। 9th क्लास का बच्चा सरकारी विद्यालयों में इतने पैसे लगाकर शिक्षकों की भर्तियाँ तो हो गई हैं बीपीएससी से, लेकिन पढ़ाई अभी भी सुधरा नहीं है, शिक्षा अभी भी सुधर नहीं रहा है। हालांकि एक जानकारी मैं आपको दे दूं, शायद आपको जानकारी भी होगी कि मैं बीच हाँ, आप कंप्लीट करिए। कैमूर जिले में 2 मंत्री हैं और कैमूर जिले ने 2 मंत्रियों को दिया है। उसके बाद भी भगवानपुर की बात कर लेते हैं। भगवानपुर चैनपुर विधानसभा में आता है और वहाँ के जो मौजूदा जमा खान जो सफेद कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने लगातार उनके सोशल मीडिया पे ये प्रचारित करा रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है और अधौरा में इतने सालों तक आज तक जो है टावर नहीं लगा था, वो टावर हमने लगवा दिया। हालांकि अगर सच्चाई की बात करें तो ये दूरसंचार मंत्रालय की चीज़ें हैं और ये उनके द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन ये ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो विकास और अभी बहुत सारे रोड का भी इन्होंने शिलान्यास कराया है कि हम रोड बनवा रहे हैं, उसका सारा चल रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन ये 5 साल पहले क्यों नहीं या 5 साल के बीच में क्यों नहीं, ये इलेक्शन के समय ही क्यों? इसको आप किस नज़र से देखती हैं? ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस आप ले आए ना मेरे सामने, जिसके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है। ये चीज़ें समझाने वाली है क्या? आपके विधायक पंचनामे में क्या हर जगह अगर जनता की आप दृष्टिकोण जानने की कोशिश करें तो मैं क्या बोलूँ, थोड़ा अजीब हो जाएगा।
अपने विधायक के प्रति उन लोगों का क्या नजरिया, और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे इंटरव्यू में भी कैद है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लोगों में बड़ा संतोष का माहौल है जनाब। मतलब लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि फलाना विधायक अगर हमारे क्षेत्र में आए तो ये वाले कास्ट के लोग उनको पकड़ कर पीटेंगे। अब बताइए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इससे बड़ी शर्मिंदा की बात क्या हो सकती है कि आपकी जनता आपके बारे में ऐसे दृष्टिकोण रखती है। देखिए, गाड़ी घुमाना, काफिला पैसे देकर पीछे कार्यकर्ताओं को घुमाना, झंडा लहराना अलग चीज है, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा होती है ना, जो यहाँ से निकलती है जनता के अंदर, ये हमारा मसीहा है, हमारा लीडर है, हमारा नेता है, जो ये हृदय से जो एक होता है ना सल्यूट की भावना, वो आप कभी नहीं पा पाएंगे, आप में से कोई भी नहीं पा पाएगा। क्योंकि आप लोग का जो चरित्र है ना, कार्य करने की जो प्रणाली है, मुझे नहीं लगता है। और बाकी क्या टावर वावर शायद 72 टावर शायद अधौरा में कि कहाँ लगने वाले हैं, एक स्टार्ट हुआ है, लगने वाला है। वहाँ बड़े बढ़िया हैं, प्रभात अखबार के एक प्रकाश मतलब अखबार वाले हैं, उनसे हमारी मैडम आइए, यहाँ की सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल मेरा अधौरा जाना बाकी है, मैं कुछ कहूँगी नहीं, आइए यहाँ सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। वहाँ शायद BSNL काम करता है, वो भी कहीं कहीं काम करता है। और अधौरा की सच्चाई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ जो आप भभुआ देख रहे हैं, इससे भयंकर स्थिति वहाँ भी है। वहाँ पहाड़ों में, हमने पहाड़ों तक तो नहीं छोड़ा है भाई, ये जो डंपिंग जोन हमने बना कर रखा है। और उसके बाद वहाँ पर जो अभी काला पानी, वहाँ पानी पीने के लोगों को हम क्या कह रहे थे, विकास। क्या विकास है? आप जब जाएंगे ना धरातल पे और जब घुसते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि विकास का पैमाना क्या है। बेंगलुरु जैसी सिटी खड़ा कर देना, दिल्ली जैसे ये क्या छिपका देना कहीं कहीं। और ये जो विकास का है ना, हम आपको बताते हैं विकास का चीज़। राशिद ने मुझसे सवाल नहीं किया, मैं आप तक इस चीज़ को एक मैसेज देना चाहूँगी। जो हम लोग विकास का, ये जो हम लोग फोड़ते हैं ना पटाखा, ये जो हम दम्भ भरते हैं कि हम बड़ा विकसित हैं, विकसित हमने उन्हीं कुछ खास इलाकों का किया है। जैसे कि आपका क्या हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, कलकत्ता हो गया, जिनको हम मेट्रो सिटीज़ कहते हैं। लेकिन उन्हीं मेट्रो सिटीज के अपार्ट उन्हीं राज्यों की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति। मैं आपको एक झारखंड की बात, सबसे ज्यादा यूरेनियम और कोयला कहाँ से मिलता है रशीद, बताइए मुझे। झारखंड हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देता है। वहाँ पे एक झरिया है, झरिया सबने नाम सुना होगा ना। वहाँ के गांव जहाँ से आप कोयला निकाल रहे, दहक रही है। वहाँ जाकर देखिए, मैं गई थी, वहाँ लोगों की स्थिति आप देखेंगे ना, आपको रोना आ जाएगा। उनके यहाँ से जो पीने की जो पानी है ना, उसमें जहर थे, वो पी नहीं पा रहे हैं। हर एक, मतलब कि मुझे क्या कहें कि आपको 20-25 औरतों में से एक औरत को मिसकैरेज की प्रॉब्लम है। वहाँ पे धरती दहक रही है। क्या कहते हैं कि वो जो यूरेनियम निकालते हैं, क्या करते हैं कि वो जो वेस्ट मटेरियल हम वहीं पे डंप कर दे रहे हैं। अब क्या है, हर जगह जहर फैल रहा है। और उस गाँव को क्या मिला, झरिया को क्या मिला, मौत ही मिला ना। और उस कोयले से जो निकल रहा है, उसके बदले हम क्या डेवलप कर रहे हैं, हमारी दिल्ली डेवलप हो रही है, हमारा बेंगलुरु डेवलप हो रहा है। अब बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। लेकिन बेंगलुरु क्या है, IIT क्या कहते हैं उसको, सिलिकॉन सिटी कहते हैं। लेकिन जब बेंगलुरु से आप डिस्टेंस तय करके कोलार में जाएंगे, KGF सबने पिक्चर्स देखी होगी, मैं वहां भी गई थी स्टडी करने के लिए। उसको KGF को कोलार गोल्ड फील्ड्स कहा जाता है। मैं जब वहां पर गई ना, मुझे रोना आ गया, मैंने काफी शॉकिंग फील किया। आज भी जो लोग उस माइन में काम करते थे ना, आज भी बेचारे वहां पे हैं, उन लोग को मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार उनको इतने झांसे में रखी। कितना टन वहां से मतलब सोना निकला होगा। सारा सोना निकाल के वहां हमने क्या किया है कि एक वेस्ट मटेरियल का बड़ा सा जो दिखता है ना KGF, वो जो बड़ा वाला, वो सब वेस्ट मटेरियल से। वहाँ का देखिए ग्राउंड वाटर जो पीने लायक नहीं है, लोग अब पानी मतलब खरीदते हैं। वहाँ की फसलें जो हैं उसमें वो आपका क्या कहते हैं कि जो सिलिकन्स हैं, जो तेजाब से न सोना निकलता था, एक तरीके का जो प्रोसेस था उनका। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू, मेरे हाथों में जलन होती थी। जिस पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, वीडियोस हैं मेरे पास वो कैप्चर, हाथों में जलन होती थी। वहाँ से मैं नीम का दातुन तोड़ कर आई थी। मैंने जब उस नीम के दातुन को मैंने प्रयोग किया 2-4 दिन, तो मुझे मितली टाइप की आने लगी। मैंने कहा कि इससे पहले तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं था। फिर मैंने उस पर स्टडी की, उसको लैब में, उसमें आपको क्या कि वेस्ट मटेरियल पाया गया है। तो ना आपने अपनी जमीन को फसल उगाने लायक छोड़ा, ना वहां आपने पीने का पानी। कोलार क्यों नहीं डेवलप? मैं आपसे पूछती हूँ रशीद, कोलार से सबसे ज्यादा KGF गोल्ड माइल्स जो कहाँ तक गया, कोलार क्यों नहीं डेवलप हुआ? बेंगलुरु क्यों डेवलप हुआ? झरिया क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्यों आपका ये दिल्ली डेवलप हुआ? बताइए। डेवलप हुआ। हाँ, और दिल्ली जैसे और बेंगलुरु जैसे ही जगह में कोई एरिया है जो कि डेवलप है। आप निकल कर देखिए, वहां पे 400 एकड़ की झीलें हमने बर्बाद कर दी हैं। जिस तरीके से कैमूर नगर परिषद काम करता है ना, वहाँ BBMP काम करती है, बिकी हुई है।
वहाँ करप्शन इतना बेइंतहा है, इतना हम क्या कहें, हद को पार कर चुका है और सबको ये बात पता है। कैमूर में नगर परिषद की क्या स्थिति है आपके नजरिए से? नगर परिषद की तो फिलहाल मैं जिस तरीके से भी स्टडी कर रही हूँ और पोस्ट डाल रही हूँ, सबका तो बस एक ही कह रहा है, नगर परिषद तो सुन ही नहीं रहा है। और मुझे जब ये लोग कहते हैं ना, मुझे एक खून खोलने वाली चीज़ें नहीं होती है। डेमोक्रेसी में रहकर हम ये कह रहे हैं जनप्रतिनिधि हमारा आवाज़ नहीं सुन रहा है। किस तरह का डेमोक्रेसी है? जिनसे भी मैंने बात करी कैमूर नगर परिषद को फिलहाल एक कूड़ा कचरा से जो भरा पड़ा है हमारा ये जो भभुआ है, उस पर हमने बात करने की कोशिश की, एक एक आदमी से बात करने की कोशिश की, सबने यही कहा। हमने बहुत सारी अर्जियां दी, डीएम साहब के आगे हमने धरना दिया, हमने आवेदनें दी, प्रदर्शन किया, कोई सुनवाई है ही नहीं। मतलब क्यों नहीं? क्या बहरा हो चुका है क्या आपका? क्या गूंगा है या अंधा है? दिखता नहीं कैमूर नगर परिषद को, सॉरी भभुआ नगर परिषद क्यों नहीं दिखता है? लोग लोग कह रहे सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? और सबसे बड़ी चीज तो है कि साफ सफाई के लिए आपको बजट मिलता होगा। मैंने कैमूर की पूरी जांच पड़ताल किया है, एक जगह एक वार्ड में गई हूँ मैं, और जनता का बकायदा वो जो स्टेटमेंट है मेरे में है, हर नालियाँ कई बरसों से साफ नहीं हुई है, वहाँ पे छिड़काव नहीं किया जाता है। थोड़ी सी बारिश में शहर का मुख्य एकता चौक जो है वो पानी से भर जाता है, भर जा रहा है। सीवेज की चलो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके पास इतनी औकात नहीं है, इतना बजट नहीं है कि आप ये मतलब साफ सफाई करवा सको, आप उन नालों की सफाई करवा सको, उसमें आप ये क्या कहते हैं छिड़काव करवा सको? आप ये नहीं आप कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ आपने जो, अगर आपके पास इतनी बुद्धि विवेक, सबसे पहली बात कि हम जनप्रतिनिधि किस तरीके का चुनते हैं। आपके जो नगर सभापति हैं उनमें ये मतलब ज्ञान है, मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जागरूकता छोड़िए ना, नैतिक दायित्व या फिर क्या कहते हैं पर्यावरण बोध जो होता है, पर्यावरणीय चेतना। आपको पता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण, ये जो कूड़ा कचरा इस तरीके से आपने फैला रखा है सुअर खान की तरह, जिस कबाड़ है, उसका मतलब पता है कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सेहत पे। कम से कम आप नगर सभापति हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपने नगर को खूबसूरत बनाना। आपसे नहीं सपरता है, आप नगर के लोगों का सहयोग लीजिए। कभी आपने बात करी है, नगर के लोगों से बात करी है कि हमसे नहीं आयो, आप हमारे साथ कोई अभियान छेड़ा है आपने? हमें तो नहीं लगता है। आप चाहते, अगर आपके पास इतना ज्ञान होता तो जिस तरीके से ये कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है उसको आप जैविक खाद के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप स्टेप्स उठाने के लिए तैयार हैं। आप क्या काम कर रहे हो कि चोरों की तरह रात में यहाँ का कूड़ा उठाकर वहां कूड़ा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका यही काम रह गया है, आप सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे हैं। इसी के साथ आप कैमूर की जनता को क्या मैसेज देना चाहती हैं? अभी तक आपका जो सफ़र रहा है, आपने जो इससे अर्न किया है, आपने जो समझा है कैमूर को, और कैमूर के लोगों को उनकी जो है चेतनाओं को जगाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुरू से थोड़ा शुरू करना चाहूँगी, जो हम बात नहीं कर पाए। देखिए, हम मनुष्य हैं, ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट है ना, हमारी संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, परि और आवरण उपसर्ग से निकला हुआ, ठीक है, जो हमारे पूरे जैविक और अजैविक घटकों का समष्टिगत इकाई है। हम समझते हैं कि पर्यावरण मीन्स व्हाट। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पेड़ पौधा लगा देना, नल जल हरियाली योजना, ये पर्यावरण का मतलब हमने यही समझ रखा है। पर्यावरण जो है एक बृहद इकाई है जिसके अंदर जल, थल, वायुमंडल सब कुछ आता है, पूरा जैव मंडल ही आता है। और वहाँ जो घटित हो रही है, जो भी उन घटनाओं का, उन पारिस्थितिकी तंत्र का हम पे भी प्रभाव पड़ता है। हम जो कर रहे हैं उसका उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल है हमारी अपनी है, उसका एनवायरनमेंट पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप डेप्थ में जाओ तो आप सुबह से शाम तक जो कार्य कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं नहीं, पूरा मतलब डायरेक्ट तौर पे, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप कह लो, सारा का सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आजकल एक बहुत बढ़िया एक शब्द आया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कार्बन फुटप्रिंट। मैं पता नहीं कितनों को पता होगा, कितनों को पता नहीं होगा। जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे एक ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं, ठीक है ना, और उसी के कैलकुलेशन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है।
तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमें एक सतर्कतापूर्ण एक जीवन जीने की आवश्यकता है। पहले तो हमारी भारतीय मनीषा बात किया करते थे कि आप क्या कहती थी वो, सिंपल मतलब कि उच्च जीवन शैली और सादा विचार। सादा वैसे था सादा जीवन उच्च विचार की जो हम बात करते हैं, या सादा जीवन उच्च विचार की जो हमने बात की है, वो जानते थे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा जो भी कार्यकलाप है, हमारा जीवन है, वो सीधे तौर पे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें हमने अपने नेचर को ना, हमने क्या बात की है रशिद, हम जब भी बात करते हैं भारतीय दर्शन की बात करें तो हम सर्वेसाम की बात करते हैं, इंडिविजुअली हम कोई भी बात नहीं करते हैं। चाहे सर्वेसाम स्वस्ति भवतु मंगलम भवतु, सर्वेसाम हमेशा रहेगा, यानी हम सिर्फ अपने लिए कोई भी कामना नहीं करते हैं, चाहे वह सर्व मंगल मांगल्य हो, मतलब सर्व जुड़ा हुआ है। चाहे हम कहे सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामया, तो मतलब ये जो सर्व की भावना है ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसमें हम पूरी जैव मंडल को लेकर चलते हैं। हमारी प्रकृति, जब हम बात करते हैं ओम शांति शांति सर्वेसाम शांतिर्भवतु, तो वो जल थल वायु, मतलब धरती जल अग्नि आकाश नभ, सब में शांति हो, सब में शुद्धता हो, सब में संतुलन हो, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं, खासतौर पर 1991 की हम बात करें, एलपीजी जब से हमारे जीवन में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, उपमंडलीकरण, चौपट करके रख दिया हम लोग तो व्यक्तिगत से व्यक्तिगत होते जा रहे हैं ना। अब तो सिर्फ हमें अपने आप से मतलब है, हम तो सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या उठाकर हमारे हिस्से चले आए, हम तो अपने समाज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। समुदायवाद तो गायब हो गया ना, हमने तो निजीकरण की बात करना शुरू कर दिया है। तो हमें क्या कहना है, हम कहना ये चाहते कि हम मनुष्य हैं, हमारा कोई भी क्रियाकलाप सीधे तौर पे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, और आज पर्यावरण की स्थिति बहुत ही खराब है। चाहे वो मिट्टी प्रदूषण हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो प्रकाश प्रदूषण हो, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं। कार्बन फुटप्रिंट की मैंने बात की आप, लेकिन रशीद बहुत वक्त लगेगा, बहुत सारी बातें करने जो 2 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकती। लोगों को समझाना पड़ेगा, हमें गांव गांव तक जाना पड़ेगा, हमें डिबेट की जरूरत है इस देश में। इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम दम तो भर रहे कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम करें, लेकिन क्या सरकार जनता का सहयोग ले रही है? हमें तो नहीं लगता है कि जनता के साथ डिबेट किया जा रहा है, जनता को जागरूक। बिना जनता को साथ लिए हम कोई भी पर्यावरणीय जो मुद्दा है, इश्यूज है, उसको हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बस की बात ही नहीं है। आप देखो ना, आप जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। हमने जो बातें करी बहुत ही एकदम स्पीड में बात की, पता नहीं कितनों को समझ में आएगी, कितनों की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारे देश में जो एनजीटी जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, उनकी बात कहते हैं, हरित न्यायाधिकरण, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो कॉरपोरेट है, हमने तो माइक्रो कैपिटलिज्म की बात ही नहीं की अभी। हम क्या बात करें, हम सिर्फ अभी कैम्पूर के संदर्भ में बात करें। लेकिन एक बात इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि देश में पर्यावरणीय क्षेत्र में बड़ा ही हालात दयनीय है। जो हमें दिख रहा है ना, जो बड़ी बड़ी बातें भाषणबाजियों में दिख रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है ये बड़े बड़े कॉप सम्मेलनों में, हकीकत में आप देखेंगे ना तो बहुत ही दयनीय स्थिति। आप यही समझ लीजिए ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस देश में बैन है, और वो प्लास्टिक इतनी मोहब्बत हो गई है उसको हमारे खेत खलिहानों से ना हर जगह चिपकी पड़ी मिलेंगी। और तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? हम भी बहुत जिम्मेवार हैं। हम अपने बच्चों के हाथों में कुरकुरे थमा रहे हैं, हम अपने बच्चों को मतलब डेवलप किए हैं, नो डाउट। पहले ना हम लोग क्या इतना नहीं था ना, अब लोगों के पास इतने पैसे हो गए कि छोटे छोटे बच्चे ना हाथ में सुबह ही सुबह ना वो क्या कहते हैं मिक्सचर के इतने बड़े बड़े, उसमें फोड़ो तो थोड़ा सा निकलता है और कचड़ा इतना निकलेगा। वो बड़ा वाला जो होता है कुरकुरे या वॉट एवर चिप्स, उसको जब आप फोड़ोगे ना दिखने में तो इतना लिया गैस, जब उसको निकालोगे तो छोटा सा, वो हर जगह बच्चे खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करें तो उसके प्रति हमारी एक चेतना का स्तर भी तो होना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कशंस करनी है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे इतने शॉर्ट ये इंटरव्यू का जो समय है उसमें पूरा हो पाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। कैमूर की खासकर हम बात करें तो हम तो आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि आइए अपने कैमूर को साफ़ सुथरा बनाने की दिशा में हम लोग प्रयासरत, ठीक है ना, क्योंकि ये समष्टिगत है, हम सबकी मिली जुली एकता से ही संभव हो सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले समय में मैं इसके लिए कुछ मैं सख्त कदम उठाना चाहती हूँ। अगर आप लोग का साथ रहा तो शायद वो चीज़ सफल भी हो सकता है। आप देखिए क्या किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि नगर परिषद जो कर रहा है, आप भी अपने घरों से कूड़ा कचरा थोड़ा कम निकालिए,
क्योंकि देखते हैं रशीद, आप देहातों में जाओ तो इतना कूड़ा कचरा नहीं निकलता जितना आपके शहरों से निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी जो है मार्केट पे हो गई है। हम तेल ला रहे हैं वही पैकेट, प्लास्टिक के पैकेट्स में, हम दूध ला रहे हैं वही ला रहे हैं, हमारा जो कॉलगेट है, हमारा जो ब्रश है, हमारा जो साबुन है, जो हमारे खाने की कोई भी मतलब की पदार्थ है, वस्तु, वो सारा का सारा आपको प्लास्टिक रैपर्स में ही पैक होकर आ रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपके नजरिए से जो तेल की बात हम कर रहे थे, तेल के पैकेट्स की बात कर रहे थे, साफ तौर पे उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना % पाम ऑयल है, और पाम ऑयल कितना नुकसानदायक है हमारे लिए, और फिर भी गवर्नमेंट ये उन लोगों को अधिकार देती है, लाइसेंस देती है कि आप पाम ऑयल मिक्स करके बेचिए। क्यों गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? ये आप हमसे सवाल करें, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप रिसर्च कर रही हैं, और आपसे मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि आपका इसमें राय क्या है, ये गलत है, सही है, क्या है? देखिए, ये तो कोई जहर बता के, अब हम सिगरेट के पैकेट की बात करते हैं, हम गुटखे की बात करते हैं, जो आपने अभी इसका जिक्र किया। गुटखे के पैकेट पे साफ तौर पे एक चित्र बनाया होता है, बड़ा गंदा सा, कैंसर का वो दिखाते हुए, और लिखा होता है टोबैको इज कॉजेस कैंसर, और वो दिखा के बेच रहे हैं हम, लेकिन बेच ही क्यों रहे हैं? ये तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। आप जो मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो इस सरकार से पूछना चाहती हूँ। आप हमसे पूछ रहे हो, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्यों कर ही क्यों रहे हो? मैंने एक लोगों से इंटरव्यू ली, यहाँ से लेकर साउथ तक, सबने कहा है कि सरकार को इतना ऐतराज है, सरकार प्लास्टिक की फैक्ट्री पर ही क्यों नहीं बैन लगा दे रही है? देहात के लोगों में इतनी जागरूकता पूछती है, मैडम एक बात बताइए, चाहे बचिया, कहे नहीं सरकार बैन लगा दे, कहे नहीं कि ये प्लास्टिक के बिकने ही क्यों दे रही है सरकार? और आप पूछ रहे हैं सिगरेट, सब पे लिखा है इंजरीज टू हेल्थ, सरकार क्यों लाइसेंस दे रही है? चलो बिहार में तो शराब खाना आपका बंद हो गया, लेकिन बंद है शराब? चलिए वो तो अलग होता है। नहीं, हाँ बहुत बड़ा सवाल है। बंद कहाँ है? बंद कहाँ है? बंद कहाँ है? बंद कैसे आपने कह दिया? लेकिन जो सरकार ने मुहर लगा दिया कि हमने तो बंद करा दिया गया है, आखिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सब लोग जानता है क्या है। जमीनी स्तर पे मैंने ये पता किया है, हमारी रिपोर्टिंग के दौरान, मैं कल एक जगह रिपोर्टिंग कर रहा था, और वहीं बगल में बैठ के लोग शराब पी रहे थे, और उन शराब पीने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या शराब बंद है, तो कहते हैं शराब कहाँ बंद है, गाँव गाँव मिल रहा है। तो आप बताइए ऐसे में कैसे? और शायद हमने इनसे भी डिस्कशन किया था कुछ, इन्होंने कहा था कि जब से शराब बंदी हो गया है, अब जो ड्राई जो नशा होता है ना, ड्राई नशा, सूखा नशा, गांजा, हेरोइन, जी हाँ बताइए, बहुत बढ़ गया है ये सारी चीजें। और ये बच्चे आप, इन्होंने मुझे बहुत ही शॉकिंग फील कराया कि यहाँ देहाती गांव तक ये पहुंच चुके हैं, महानगरों की 12 से 13 साल के बच्चे पी रहे हैं सनफिक्स व्हाइटनर। जो व्हाइटनर हम लोग यूज़ करते हैं, उसका लिक्विड आता है, वो कपड़े में लगा के सूंघते हैं उसको, सनफिक्स को प्लास्टिक में डाल के सूंघ रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं की जो स्थिति होगी, बड़ा दयनीय होगी, ये मुझे दिखाई देता है। बताइए, क्या इस सरकार के कानों में ये बातें जा रही हैं? क्या वो सोच पा रही है? कौन सा विकास कर रही है? आपके युवा स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपके बच्चे जो देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं, उनको आप ये दे रहे हो। आप शिक्षा की बात करें ना महाराज, हम शिक्षा की बात करें, कैंपस में क्या मतलब कि चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस में क्या चल रहा है, क्या एजुकेशन का स्तर है, ये हमारे समाज में उनके जो नैतिक उनका जो पतन हो रहा है उसका क्या स्तर है? इस पे हमारा मतलब कि वो सोच काम कर रहा है कुछ पे? बड़े बड़े IITs की हम बात कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं वो गांजे का शिकार हैं, तो ड्रग्स हीरोइन पी रहे हैं। आप महानगरों में चले जाओ तो वहाँ की स्थिति आप देखोगे, महानगरों में कैसे लोग रहते हैं, जिनकी इकोनॉमिक जो लेवल है, स्टेटस वो अच्छी खासी है, वो क्या करते हैं? जाकर देखिए उनका लाइफ स्टाइल। बातें लंबी चलेगी, मुद्दा बहुत बड़ा है, समस्याएं बहुत हैं, और आप जैसे लोग नहीं, जैसे इस चीज़ पर मैं कंप्लीट करना चाहूँगी ये चीज़ कि आपने कहा कि पाम ऑयल मतलब कि उसी में जहर है क्या? उसी में जहर है, दूध में मिलावट है, तेल में मिलावट है। मार्केट क्या सच बताइए, कलेजे पे हाथ रखकर आप ही जनता पे मैं छोड़ती हूँ, बताइए मार्केट का कौन सा चीज़ शुद्ध है जो आपके घर में आता है? मार्केट मीन्स व्हाट? मुनाफा, और जहाँ मुनाफा है वहाँ क्या है? जहाँ मुनाफा है वहाँ क्या है? तो जो मार्केटाइजेशन का जो हमने ये हथकंडा अपना लिया है ना, जो हमारा जो मॉडल ही है, वही सबसे बड़ा। पहले जो लोग स्वनिर्भर थे हर चीज़, क्या हम पहले के लोग, हमने बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमें अपने घर में बात कर रहे हैं, मोहल्लों में जो बड़े बड़े बुजुर्ग दादियाँ हैं, नाना लोग हैं, मैं उनसे राय ले रही हूँ। कोई मार्केट से तेल वेल नहीं आता था, दूध नहीं आता था, तेल नहीं आता था, सब लोग अपने घर में उपज लेते थे, न इतना कूड़ा कचरा, न इतना प्लास्टिक। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल पे सोचने का, जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है ना, सरकार को
बहुत इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि जो विकासवाद है अंध विकासवाद है। ये आसुरी विकास का एक जो हम पद्धति अपना लिए है ना, वो चीज़ हम देखा था कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आप चले जाइए चाइना में क्या है कि एक आसुरी प्रवृत्ति है। वहाँ पे हमें लगता है, वहाँ का जाकर देखिए वहाँ नील नदी की क्या स्थिति है। आप वहाँ बड़े बड़े आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट का मतलब चौका चौंध थोड़ी होता है रशियन। डेवलपमेंट का मतलब बहुत कुछ होता है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये हम आप पे भी छोड़ते हैं कि आप सोचिए कि फिलहाल का जो डेवलपमेंट का जो मॉडल देश में चल रहा है, उससे आप कितना, आप बताइए कि उसमें आपकी कितनी मतलब की सभा, आप क्या उससे सहमत हो? आपको लगता है कि भारत को सोचने की ज़रूरत है कि उसका डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए? और ख़ासकर हम लोग इस प्रश्न को छोड़ते हुए चलते हैं कि हमें अपने कैमूर, खासकर ये भभुआ की जो हालात हैं, भभुआ के क्या, हम तो भगवानपुर में भी देख रहे हैं, आप भी अपने गांव जिला को आप देखो। सबसे बड़ी बात तो हमने छोड़ी दी ना, नल जल की हमने बात ही नहीं की। जो नीतीश कुमार जी ने ये हरियाली योजना लाया है, तालाब की स्थिति वही है, तालाब का अतिक्रमण जस का तस है। मोती झील एक बहुत बड़ा झील है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, उसका तो हमने जीर्णोद्धार ही नहीं किया। और जबकि मैंने आंकड़ा वाकड़ा भी लिखा था, मैं लिख कर लाई थी, चलिए उस सारी चीज़ों पे तो बात नहीं हो पाई। 553 करोड़ क्या तो इस वाले में 2024 और 25 वाले वर्ष में, मैं एग्जैक्ट नहीं कह लूँ कि हाँ 524 समथिंग है करोड़ आवंटित किया गया है। तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? और यही प्रश्न है नगर परिषद भभुआ के साथ भी कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? क्या आपने नगर सफाई कर्मी रखी है? कितने नगर सफाई हैं? जवाब दीजिए आप मुझे। नगर सफाई कर्मी है, नगर सफाई कर्मी, फिर भी मैं गई वार्ड टू वार्ड, कूड़ा उठाने वाला का पता ही नहीं है। हमसे कहते हैं कि मैम जब शुरुआती दौर में योजना चला था तो सिटी बजा बजा कर कूड़ा उठाने वाला आता था, और बस कितने दिन आया, 1 महीना, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। लोग हंस रहे थे कि बीमार हो गया क्या या लापता हो गया, पता ही नहीं चलता है। समस्याएं लंबी हैं, बातें। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने ये समाज को सुधारने का जो ठाना है, कैमूर की समस्याओं को जो है इसका निपटारा करने का जो आपने विचार बना रखा है कि इसको हमको सुधारना है, यहाँ के पर्यावरण को सुधारना है, यहाँ के लोगों की जिन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है, इसके लिए आपकी ये लड़ाई लंबी होगी। और आप कितने लंबे समय तक लड़ने के लिए सक्षम हैं? लोगों को लगता होगा ना कि प्रियंका दर्शिता घूम रही है, पोस्ट डाल रही है, उसका जो लाइफ है ना बड़ा बैलेंस है। आप नहीं जानते मैं कितने अंतर्द्वंद से गुजर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती, डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो दिखता है ना वो होता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ना बहुत सारे उलझनों से वो चीज़ रहता है। मैं जिस पथ पे चल रही हूँ उसमें मुझे बहुत सारी त्याग की ज़रूरत पड़ेगी। और जब एक चीज़ की बात जब आती है कि त्याग 2 तरीके का होता है ना, जब आप दिखावा करते हो और आपको लगता है हम आज तो त्याग कर लिए कल भर लेंगे, लेकिन जब एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आता है ना, जो जानता है कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है सिर्फ देना है, तो उसके लिए चीज़ें जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाती हैं। और मेरे साथ भी वही है, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए आ रही हूँ। तो जब देने के लिए आऊँगी मैं या आ रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ पीछे भी छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं वहाँ पर देखूँगी कि आप जनता मेरा साथ नहीं दोगे, जैसा कि लोग कहते भी हैं कि बेकार है सब, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा, तुम लोगों को जगाने का प्रयास कर रही हो, लोग तुम पे हंसेंगे, समय आएगा तो अपना पलड़ा बदल लेंगे, तुम्हारे साथ कोई आने को तैयार नहीं है। सही बात है ना। अगर मैं किसी से कहूँ कि आप खैनी खाना छोड़ दीजिए, आप तंबाकू खाना छोड़ दीजिए, गुटखा खाना, कितने लोग मुझ पर हंसते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्लीज़ बी वेजिटेरियन, क्योंकि हमने कार्बन फुटप्रिंट की बात की थी ना, मैं कहूँ ना बहुत सारी बात है। ये 5, 10, 15 मिनट में कवर होने वाली चीज़ें नहीं, एक लंबा डिबेट चलेगा। कार्बन फुटप्रिंट में अब बताओ, भारत जो है 2nd लार्जेस्ट है ना जी बीफ एक्सपोर्टर, बीफ की हम बात करते हैं। बताइए, सनातन का ढोंग रचते हैं लोग। आपका भारत 2nd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। बीफ निर्यातक की हम बात करें, सबसे ज़्यादा बीफ का जो उत्पादन होता है भारत आपका दूसरा स्थान रखता है। आंकड़ा भी मैंने लिखा था कुछ, प्रति वर्ष 271 लाख करोड़ टन वॉट एवर, जो मैंने एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। और आप सनातन होने का ढोंग रचते हैं। सरकार भी केंद्र में भाजपा की है, जिसके का वोट बैंक शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए। और किस तरीके का आप सनातन है जी? आप वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ G20 में दिखा दिया। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब भी समझते हैं? विश्व ही हमारा परिवार है।
आई थिंक बहुत लंबा जा रहा है, तो मतलब उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और हम एक चीज़ किस विषय पे हम बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ शाकाहार की तरफ मुड़िए, क्योंकि ये जो मांसाहार है ना, कार्बन उत्सर्जन में एक सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है, बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए वास्तव में बहुत ही अहितकारी है। तो जितने भी लोग सुनना चाहते हैं, मैं विशेषतः हाथ जोड़कर आप लोगों से अनुनय विनय 3 चीज़ों पर करके मैं ये बंद करना चाहूँगी इंटरव्यू मैं कहूँगी रशीद से बंद कीजिए। पहला, कैमूर बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग को पता होगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से कहो या प्रतिशत के हिसाब से कहो, कैमूर सबसे ज़्यादा वन आवरण से है, और ये हमें गर्व होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये बना रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 19 से 21 के बीच में 4.83 वनों की कमी हुई है। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना आपके कैमूर की पहाड़ियों में, वनों में कटाई की मात्रा। और मैंने लोगों से बात भी करी, चलिए वो दूसरी विषय है। तो प्लीज़ अपने कैमूर की कम से कम इस खूबसूरती का संरक्षण कीजिए। बहुत ही खूबसूरत अनमोल वरदान मिला है हम लोगों को। हम लोग तो बहुत फख्र करते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड हमारे पास है, तो स्विट्ज़रलैंड की प्लीज़ हिफाजत कीजिए आप। उसके बाद जहाँ तक हो सके अपने लाइफ स्टाइल को ना सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके आप पढ़िए, सीखिए कि क्या ऐसा हम लोग करें, किस तरीके का लाइफ स्टाइल अपनाएं कि हमारे पर्यावरण को उससे कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। कूड़ा कम से कम निकालने की कोशिश करें आप लोग। कूड़ा जो निकलता है, जैसे कि फल सब्जियां हो गई, वो आप कोशिश कीजिए कि कहीं अगर गाय भैंस कोई पशु है तो उनको आप दे आइए, या उतना कूड़ा निकालने की आप कोशिश ही ना करें। तीसरी चीज़ ये कि सवाल पूछिए सरकार से, ठीक है ना। अभी इलेक्शन का समय है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि पर्यावरण भी इस इलेक्शन का मुद्दा बने, क्योंकि देखिए ना, आपके प्रशांत किशोर हैं, वो तो बस्तों की बात करें, जो भी नेता रहे, किन नेताओं ने बात की है? क्या किसी भी नेता की मैनिफेस्टो में, उसकी बातों में ये बड़ी बड़ी यात्राएं हो रही हैं लोगों को जगाने की, उसमें कहीं भी पर्यावरण शामिल है? क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि जानते हैं कि लोगों को पर्यावरण से कोई लेना देना ही नहीं है। लोगों को रोजगार से मतलब है, लोगों को खाने से मतलब है, लोगों को अपनी सुख सुविधाओं से मतलब है, इसलिए उन्हीं चीज़ों को ये मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ पर्यावरण को भी दबाव बनाइए, सरकारों पे दबाव बनाइए, अपने भगवान नगर परिषद पे दबाव बनाइए, अपने जनप्रतिनिधियों पे कि इस पर भी विचार विमर्श हो, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है, धरती सुरक्षित है, अभी हम और आप सुरक्षित हैं। आप अभी सुन रहे थे प्रियंका दर्शिता जी को, जो एक रिसर्चर हैं और कैमूर की समस्याओं को, पर्यावरण को लेकर उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सुना है और समझा है। इसके बाद अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।